पूछो। क्या? हाँ, ये बिल्कुल वैसा फॉर्मूला है जैसे तुम्हारे लिए फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू होता है, याद है? तो ई तो क्या होता है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये क्या होता है? तो चार्ज की जगह कौन रिप्लेस करता है? हाँ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो वो, बट ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा रेयर यूज होता है, ठीक है? क्योंकि मतलब ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी तुम्हें दिखेगा कई सारी जगहों पे, पर ज़्यादा कॉमन नहीं है। एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं, ठीक है? एक क्लोज्ड है मान लो, ये मतलब ये सरफेस मान लो, लूप नहीं है, सरफेस है, ठीक है? स्फेयर, इसके बीच में एक प्लस क्यू है। मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस क्यू। अब बताना। ठीक है, प्लस एम। फाई मैग्नेटिक क्या होना चाहिए, मतलब इसमें बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ न्यू नॉट इंटू एम होना चाहिए, राइट? अच्छा, अब बताओ क्या ये केस रियलिटी में पॉसिबल है? हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमेशा कैसा रहेगा तुम्हारा आंसर? और पूछो। हम्म। ओके, लेंस एंड फैराडेज लॉ। अच्छा चलो, वैसे ना लेंस लॉ ही ये बोलता है कि चीजें अपोज करती हैं, तो कोई लॉ ऐसा क्यों बोलता है, इसको तुम खैर ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट क्यों करता है, इसका कोई रीजन दे सकते हो तुम? एक मास दूसरे मास को कैसे अट्रैक्ट करता है, ये बताओ ना। समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ये बात तुम्हें पता है, ये तो पता है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स। पर क्यों अट्रैक्ट करता है, कैन यू एक्सप्लेन दिस? नहीं कर सकते इस चीज को एक्सप्लेन। सिमिलरली लेंस लॉ भी बोलता है कि दोनों चीजें अपने ओरिजिनल स्टेट को रिटेन करने की कोशिश करती हैं। मतलब कोई भी चीज चाहती है कि उसमें चेंज ना हो। तुम जितनी भी फील्ड्स में पढ़ाई करोगे ना, तुमको ये बहुत बहुत कॉमनली दिखाई देगा। जितनी भी तुम्हारी चीजें होती है ना, दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इनिशियल स्टेट इफ पॉसिबल। ये तो एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर है, ये तो तुमने कई जगहों पे देखा होगा कि अगर तुम कोई चीज चेंज करने की कोशिश करते हो ना, तो वो चीज अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, राइट? अगर कोई तुमको पकड़ के चाटा मारता है, तो तुम्हारा हाथ अपने आप ही तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने के लिए उठ जाता है। बेसिक लॉ है नेचर का, ठीक है? सिमिलरली कोई भी चीज का अगर तुम ओरिएंटेशन बदलने की कोशिश करते हो,
वो ट्राई करता है अपनी ओरिजिनल ओरिएंटेशन को रिटेन करने की। केमिस्ट्री का एग्जांपल देख लो, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं पता है? यानी सुना है, क्लास 11th में इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर हुआ करता था। तो बफर का मीनिंग क्या था? बफर सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन को बोलते थे? भाई इतना मत भूलो यार, इतना तो मत भूलो। पिछले साल की चीज पूछी है और मेरे को 4 साल हो गए इसको पढ़े हुए, फिर भी मुझे याद है। मैंने कौन सा रिवाइज किया? मेरे को तो फिर भी फिजिक्स रिवाइज हो जाती है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, केमिस्ट्री थोड़ी ना रिवाइज हो रही है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन को बोलते थे जो अपने ऊपर होने वाले पीएच चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता था। ध्यान आया? इक्विलिब्रियम को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करके। नहीं आया? ऐसा कुछ था ना? वो भी क्या करता था, वो भी अगर पॉसिबल है तो वो ट्राई करता था ओरिजिनल चीज को रिटेन करने की। एक स्प्रिंग है, ये क्या करता है? अपने ओरिजिनल चीज को रिटेन करने की कोशिश करता है। स्प्रिंग छोड़ो, हर चीज, हर एक एलिमेंट, हर एक मैटर का पीस खुद को ओरिजिनल पोजीशन में रखने की कोशिश करता है। अगर नहीं करता तो तुमने क्लास 11th फिजिक्स में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा ही नहीं होता। क्योंकि स्ट्रेस कब जनरेट होता है? जब इसके मॉलिक्यूल्स खींचने पे एक दूसरे को वापस पकड़े रहने की कोशिश करते हैं। हर मटेरियल, मतलब ज्यादातर हर मटेरियल हमारे आसपास जो रखा है वो इलास्टिसिटी शो करता है, राइट? पढ़ा है ना 11th क्लास में इलास्टिसिटी के बारे में? तो कोई भी चीज इलास्टिक कब है कि ये मैंने इसको ऐसे मारा तो ये चीज अपनी पोजीशन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे नीचे दबा रहा हूं तो ये अपने आप को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, अपने शेप एंड साइज को। ठीक है, मैंने इस पेन को ऐसे खींचा, अभी मैंने इस पेन को पकड़ा और ऐसे खींचना स्टार्ट किया, देखो मैं इसे खींच रहा हूं पर ये डिफॉर्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने खींचा कुछ फोर्स से, कुछ तो खींचा भी होगा, बहुत माइन्यूट खींचा होगा पर खींचा होगा। पर अगेन इसके पार्टिकल्स कोशिश करते हैं इसको वापस पकड़े रहने की, जब तक पॉसिबल है, जब तक मेरा फोर्स इतना ज्यादा नहीं हो जाता कि इसको तोड़ ना दे। जब तक उनके पास ताकत है वो बेचारे लड़ेंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन को डिफेंड करने के लिए, राइट? तो हर कोई अपनी इनिशियल स्टेट्स को प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बेसिक लॉ है नेचर का, बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है। अगर पॉसिबल है तो ये भी बात ध्यान रखना, इफ पॉसिबल, अगर कंडीशन नहीं है तो नहीं। अब कल को कोई बहुत ही बड़ा आदमी किसी छोटे से किसान के ऊपर कुछ गलत करता है, ठीक है, उसने पैसे खा लिए बेचारे किसान के, तो बेचारा किसान कुछ तो फाइट करने की कोशिश करेगा कि यार नहीं मेरे पैसे वापस आ जाए। पर जब उसको दिखता है सामने वाला बहुत ही ज्यादा बड़ा इंसान है, बड़ा आदमी है और किसान बेचारा बहुत छोटा पड़ रहा है, तो वो कर नहीं पाता, वो अलग बात है। ठीक है, कोशिश तो करता है। तो बेसिकली लेंस यही बोलता है कि यार अगर तुम इस चीज के अंदर, इसके आगे पीछे तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये बेचारा भी करेगा कि यार तुम अगर इस तरफ नॉर्थ पोल बढ़ा रहे हो तो इस तरफ तुमको वापस रिपेल करने के लिए नॉर्थ पोल लगाएगा अपना। अब नॉर्थ पोल के हिसाब से करंट की डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो जो करंट इंड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन, या यू बोल लो जो ईएमएफ है उसका वोल्टेज कुछ ऐसा सेट होता है कि ये इसको रिपेल करता रहे, मतलब कोशिश करे कि इसको रेजिस्ट करे। हालांकि कर नहीं पा रहा पूरी तरीके से बट कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो रही है कि नहीं? तो देखो इस लॉ ये क्यों करता है ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई भी चीज ऐसा लॉ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉज की तरह है। अच्छा, फिर है हमारे पास फैराडेज लॉ। ध्यान रखना ये जो लॉज बने हैं कि हम लोग इसको पास लेके जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्यों होती है हमें नहीं पता, होती है इसीलिए हमने लॉज को बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना डिस्कवरी और इन्वेंशन दो अलग चीजें होती हैं। तुमने डिस्कवरी का रीजन पूछ लिया, डिस्कवरी का रीजन नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता ना हर बार। ये चीज डिस्कवर हुई, तुम्हारे घर के पास एक सिक्का पड़ा मिला, क्यों मिला ये नहीं पता कर सकते ना तुम।
पर हाँ, तुमने अपने घर में एक कुछ कॉपी किताबें या वेस्ट मटेरियल का यूज करके कोई चीज बनाई, ये क्यों बनाई ये एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि ये तुमने बनाई, दिस इज एन इन्वेंशन। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, पता रखो कि यहाँ डिस्कवरी इन्वेंशन का क्या मीनिंग है। चलो, फैराडेज लॉ पूछे थे तुमने, तो उन्होंने क्या बोला यार, एक कॉइल है, अगर इस कॉइल के आसपास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब इसके आसपास फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा, करंट फ्लो करेगा, बस ये दो चीजें। और सेकेंडली, वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना चेंज आ रहा है, मतलब अगर कोई इसको बहुत तेज हिला रहा होगा तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, कोई इसको बहुत कम हिला रहा है तो कम करंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल। आया क्लियर हुआ यामिनी? नेगेटिव लेंस लॉ के कारण ईएमएफ में जो वैल्यू में नेगेटिव साइन आ रहा है वो लेंस लॉ के कारण आ रहा है, क्योंकि ऑलवेज अपोजेस दी चेंज ऑफ फ्लक्स, वही ना, लेंस लॉ ने क्या बोला, अपोज कर रहा है भैया, तो तुम फ्लक्स बढ़ाओगे, ये जो वैल्यू है ईएमएफ वो इसके हिसाब से नेगेटिव होने की कोशिश करेगी कि इसको रोक सके। ठीक है, वो नेगेटिव लेंस लॉ के कारण आता है। ओके, हम्म, खुशी तुम्हारा इंटरनेट चला गया था क्या, तुम ज्वाइन नहीं कर रही थी आज? अच्छा, ठूस लिए? चलो ठीक है, ठीक, गॉस लॉ। गॉसेस लॉ, मैंने जब भी गॉस लॉ बताया होगा तो पक्का कंपैरिजन करवाते हुए बताया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों में बनता है गॉस लॉ। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल लो ज़्यादा बेटर। गॉस लॉ ने क्या बोला कि अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ रखा हुआ है, कुछ भी रखा है इधर, ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में तुम्हारे पास चार्ज रखा मिलेगा, और मैग्नेटोस्टैटिक्स के केस में तुम्हारे पास एम रखा मिलेगा, राइट। तो अगर इधर कोई चार्ज है, देन अगर तुम उसके आसपास एक सरफेस मान लेते हो, कंसीडर कर लेते हो ये सरफेस, तो इस सरफेस के थ्रू पास होने वाला टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है, जितना भी चार्ज इस सरफेस के अंदर है, बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब इसकी बारी की गई कि अगर एक सरफेस हमने मान लिया, इसके बीच में अगर हमने कोई एम रखा, तो पहली चीज तो ये, यहाँ एम हमेशा रखा नहीं रह सकता, यहाँ पे हमेशा एम के साथ माइनस एम होगा ही होगा, क्योंकि हमें पता है नॉर्थ है तो साउथ भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने नॉर्थ रखा साउथ है ही नहीं, नहीं ना, समझे मेरी बात। तो इस केस में भी फाई बोलता है कि यहाँ देखो एप्सिलॉन होता है हमेशा इधर डिवाइड होता है, तो न्यू मल्टीप्लाई होता है इंटू एम प्लस न्यू इंटू माइनस एम, जैसा बताया, कट गया आंसर 0। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक सीधा सीधा बोलता है कि अगर क्लोज सरफेस है, उसके अंदर तुमने कोई मैग्नेट रखा, तो इसके ऊपर से निकलने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, खत्म बात, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स 0। ये उस बंदे ने बहुत मेहनत से सोचा था, तुम ये मत सोचो कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये तुम्हारे पास नहीं है कि इस वैल्यू को लाया कहाँ से गया है, ये मत सोचना, ये वही एक अच्छा खासा लॉ है, तुम्हें यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से ये मत सोचो, क्योंकि इसको लाने के लिए उसने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। क्यों ही मतलब हाँ, इसके अंदर कितना चार्ज है, जैसे मान लो इधर 1 कूलम्ब है, तो इधर 1 डाल दो, इधर ऐसे 1 1 1 1 के साथ 2 1 2 ऐसे डाल दो, तो ये हो गया 6, यहाँ 6 डाल दो, तो यहाँ पे एक मैंने -3 डाल दिया, तो यहाँ -3 यानी कि हो जाएगा वापिस 3।
तो टोटल जितना चार्ज है उसको यहाँ रखो, बस खत्म। एप्सिलॉन नॉट होता था ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। याद है ये वाला फॉर्मूला, सबसे बेसिक। यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट से तुम्हें परिचय करवाया गया था, कांस्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं। उल्टा बोल रहे हो, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इन परमिटिविटी नहीं। परमिटिविटी। अच्छा देखो, सीधी सीधी सी बात है, तुम इमेजिन करो, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, तुमने एक सा मीडियम ले रखा है, ठीक है, दिस इज सम मीडियम, एनी मीडियम। अगर मैं इस मीडियम में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, तो इसमें इसके बीच में कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें दिखेगी, ये बात हमें जाननी पड़ेगी ना। क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको बाहर अप्लाई करता जहां वैक्यूम है, तो मुझे डायरेक्टली ई नाम की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, कंसिडर करना, ठीक है। मतलब मैंने वैक्यूम में ऐसा करा हुआ है, तो यहाँ ई दिख रही है। पर एक बात बताओ, क्या मुझे सेम टू सेम अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, कुछ ना कुछ है। जैसे कि ई की वैल्यू किसी फैक्टर के से मल्टीप्लाई हो जाती है, राइट। यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं हम लोग। पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, यही इस परिमेय, ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये एक तरह से इसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है कि यार इस जगह पे जाओगे ना, तो मैग्नेटिक जो ये वैल्यू है, इस पे आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज करेगी, यानी कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग दिखेगी, यहाँ अलग दिखेगी, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक से मत समझो थोड़ा सा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मैंने इसीलिए बोल दिया क्योंकि शायद नहीं, तुमने तो पढ़ा दिया है डाइलेक्ट्रिक शीशे में से। तुम बस इतना सोचो, यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं, ठीक है, लेट्स कंसीडर यहाँ पे एक चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये बताओ। इस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लगेगा, ये बात तो कंफर्म है, राइट। ये फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला था, मैंने वो ई गलती से लिखा। अच्छा, अगर मैं इसी चार्ज को यहां रख दूं, मैंने बाहर से सिमिलर ही किया है, पर क्या इसके ऊपर सेम फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मीडियम है। तो यार क्या चीज है जो इसको और इसको डिफ्रेंशिएट करती है? क्यू की वैल्यू भी उतनी, डिस्टेंस भी उतना, 4 पाई की वैल्यू भी उतनी। तो यहाँ ये जो वैल्यू है ना, ये इस मीडियम के कारण रखी हुई है। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट बाय डिफॉल्ट लिखा है, ये एप्सिलॉन नॉट है इसके लिए, वैक्यूम के लिए बोल सकते हो तुम, जिसको हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो परमिटिविटी है कि इसके इसमें कौन सी चीज कितना ज्यादा परमिट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास होने में, ऐसा तुम समझ सकते हो। थोड़ा सा आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे कंपैरिजन करो, इधर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा, तो इन दोनों में किसी एक वैल्यू की तो चेंज करना पड़ेगा ना तुम्हें। इस फोर्स के एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्लियरली यहाँ और यहाँ डिफर करे, करता है रियलिटी में। तो हमने कहा यहाँ की और यहाँ की परमिटिविटी में अंतर है। ये जो वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है ना, कहीं पर देखा होगा शायद मैंने कभी इसको एप्सिलॉन आर भी लिखा हो, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर, फिर बोला होगा कि एप्सिलॉन आर जो है वो चेंज कर जाता है क्योंकि रिलेटिव है, ये इसका और इसका डिवीजन करके जो आएगा वो है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं ना, एप्सिलॉन एम मतलब इसमें इसकी जो वैल्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। शायद देखा हो तुमने ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे नॉट लगा, इसका मतलब तुम फ्री स्पेस की बात कर रहे हो, पर अगर यहाँ पे नॉट नहीं है, एम लगा दूं, तो अब ये किसी स्पेसिफिक मीडियम के बारे में बात कर रहा है बस। और बिल्कुल सेम इसमें,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बता रहा है, तो ये किसके बारे में बता रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बस यही जो कुछ फंडा यहां मैं अभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल रहा था, वही फंडा ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। दैट्स ऑल। अरे रिलेटिव, रिलेटिव किसी भी चीज का रिलेटिव कैसे निकालते हो? उस चीज का डिवाइडेड बाय वैक्यूम वाला, उस चीज का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी। इसका आंसर तो ये कुछ रिलेटिव आंसर होगा ना, तो ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। खत्म। जहां भी रिलेटिव आए तो वहां पे दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना। जनरली हम लोग मीडियम को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं मैक्सिमम केसेस में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह सब देखे हो तुम? बोलो। रिलेटिव वाले को क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, म्यू तो अलग है। जो कुछ फंडा मैंने तुमको यहां बताया इलेक्ट्रिक वाले केस में, बिल्कुल सेम ये सारी फिनोमिना यहां भी होती हैं। तो यही सारी फिनोमिना एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे न्यू है। मतलब यहाँ न्यू नॉट बताता है कि एक मीडियम, मान लो मीडियम है, इस मीडियम के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता दिखाई देगा। जब नॉट लगा इसका मतलब वो फ्री स्पेस की बात कर रहा है, वो वैक्यूम की बात कर रहा है। और जब नॉट की जगह मैं एप्सिलॉन सॉरी इसको न्यू एम कर दूं, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। तो जो कुछ यहां बताया बिल्कुल सेम टू सेम जब तुम मैग्नेटिक्स में बात करते हो तो उसमें एप्सिलॉन की जगह न्यू आ जाता है, और इसका नाम परमिएबिलिटी डाला हुआ। ठीक है, पूछो और। और तुम लोग क्वेश्चंस भी लगाओ यार, सिर्फ चैप्टर पढ़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तुम लोगों के पास जो भी मॉडल वॉडल है उसके क्वेश्चंस देखते रहो, एटलीस्ट सॉल्व वाले तो देख ही लो जितने दिख रहे हैं। बोलो खुशी गोयल, कोई डाउट्स नहीं है? हाँ तो जितना हुआ उतने से पूछ लो। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चंस लगा रहे हो कि नहीं? सच सच सच, सच बताओ यार, या सिर्फ रीडिंग ही कर रहे हो अभी? क्वेश्चंस करो, क्योंकि अभी तो रिवीजन का टाइम है, क्वेश्चंस भी लगाना पड़ेगा तुम्हें। डेरिवेशंस तो करनी ही है, पर डेरिवेशंस ऐसी है ना कि मैं तुम लोगों को एक बार पहले भी समझा चुका हूँ, अभी भी तुम यहाँ पे पूछ ही ले रहे हो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तुम्हें, तो क्वेश्चंस लगाओ यार, ये तो दिक्कत होगी, तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। डेरिवेशन भी ठीक है, पर एक बार बताओ, अगर क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ नहीं आया कि किस चीज की डेरिवेशन पूछ ली इसने, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्वेश्चंस लगाओगे तो तुमको पता चलेगा थ्योरी के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं एक रॉड को रोटेट करूं तो इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, वही वाला बोलो ना, ये कोई और? ठीक, कंसीडर करते हैं रोटेटिंग रॉड। ओके, ये रहा हमारा रॉड। ठीक है, अच्छा ये रॉड रखा हुआ है ऑब्वियसली किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और रोटेट कर रहा है विद सम स्पीड ओमेगा। ठीक है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हम इसका कोई एक पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, मान लेते हैं डी एक्स। तो ये जो डी एक्स है, ये किसी वेलोसिटी वी से भाग रहा होगा, मतलब हर चीज़ भाग ही रही है। हम लोग x इज इक्वल टू जीरो से लेके x इज इक्वल टू एल तक की बात पता करेंगे।
तो ईएमएफ कितना निकलता है ये बात याद है? हमने पता किया हुआ है कि जनरली कोई रॉड एल की चीज अगर इसमें मूव करती है, मोशन करती है, तो ईएमएफ जनरेटेड की वैल्यू होती है बी वी एल। ठीक है, बी वी एल ये होता है बेसिक फॉर्मूला। पर हम इसमें बहुत छोटा सा पार्ट मूव करा के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इन छोटे छोटे को मूव कराएंगे ना, देखो सबकी स्पीड्स डिफरेंट है, प्रॉब्लम ये है सबकी स्पीड्स हर सेकंड डिफरेंट है। तो हम लोग छोटा से को मूव कराएंगे, तो यहाँ स्टार्ट करेंगे डी डी एप्सा ये वो है ई, ठीक है, मतलब जो ईएमएफ वाला ई है, इंटू वी वी इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा v की जगह सिंपली लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू एक्स, वही ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, ये r क्या है, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे केस में x है, लिख दिया। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया मैंने क्योंकि v हर पॉइंट पे वेरिएबल है, ये बात सबको पता है। जो वेलोसिटी की बात कर रहे हो ये हर पॉइंट पे वेरिएबल है। सोचो ना, इधर की चीज तो ऑलमोस्ट रुकी हुई है, इधर की चीज स्लो भाग रही होगी, इधर की चीज सबसे तेज भाग रही होगी, ऐसे। तो इतना तैयार कर लिया हम लोगों ने, बस अब बचा है डी ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर रहा है दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके ई जाएगा, इसमें इन दोनों को बाहर निकाल दो जरा, तो बी ओमेगा बाहर, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले जानी है, 0 से एल तक, 0 से एल तक। तो ये हो गया बी ओमेगा, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके एल, ये हो गया ई, ई इज इक्वल टू वी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। यही चीज तुमको करनी रहती है, अगर तुम इसका कोई पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट कर दो तो ये वैल्यूज बदल जाएंगी। और ठीक है, बताओ। रिवीजन करते रहो और क्वेश्चन जरूर लगाओ यार, क्वेश्चंस के पता है बाद में तुमको दिक्कत होगी, भैया चैप्टर तो सब समझ आ गया था पर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए। इस संडे फिर से मेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि पूरा सैटरडे पूरा संडे मेरा बुकड है, टेस्ट और वाइवास प्रोजेक्ट्स। क्या ओमेगा के टर्म में? तुम कौन सा डेरिवेशन देख रहे हो पहले तो ये बताओ। मैं रोटेटिंग कॉइल का करा रहा हूँ, एक रोटेटिंग रॉड का एक्चुअली। तो रोटेटिंग रॉड में तो ऑब्वियसली ओमेगा होगा, कोई चीज रोटेट कर रही है। फोटो भेजो जरा, तुम कौन सा देख रहे हो, तुम स्ट्रेट वाला तो नहीं देख रहे? क्योंकि एक स्ट्रेट वाला भी है यार, ये चैप्टर तो तुमने भी पढ़ा साथ में, तो फिर कैसे नहीं है, करवाया है मैंने। नहीं मूविंग नहीं, ये रोटेटिंग वाला है। मूविंग कॉइल है, फिर एक रोटेटिंग कॉइल भी है, फिर रोटेटिंग रॉड है, बहुत कुछ है यार। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस? अच्छा ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस देख लेते हैं। देख लो, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख लो, या नहीं अगर तुमने कहीं लिख नहीं रखा तो। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ रोटेटिंग रॉड, उसका डेरिवेशन है ये।
रोटेटिंग कॉइल वाले में तुमने ये वाला वाला किया होगा ना, नवाब साइन थीटा होगा उसमें आंसर कुछ, वो उसके बाद करवाया होगा मैंने प्रोबेबली। तो चलो इरेज करूं या लिखना है तुमको? देख लो, मिस आउट मत करना खामखा में, ये करवा तो रखा है मैंने ऑब्वियसली। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर। देखो म्यूचुअल का मतलब क्या है, अपने आसपास वालों के कारण जो भी चीज होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो अपने आसपास वालों से अंडरस्टैंडिंग, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब अपने आसपास वाले के साथ होने वाला इंडक्टेंस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारी एक और कॉइल है, ठीक है, इसमें अभी कोई सोर्स नहीं है करंट का, इस वाले में करंट का एक सोर्स है। ठीक है, अगर मैं इस कॉइल को इसके आगे पीछे लाके हिलाऊं तो क्या होगा, ये जो कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी, मानते हो? और अगर ये कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी देन यू नो कि इसका जो फ्लक्स है वो इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बदलेगा, क्योंकि मैं इसको हिला रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरा टाइम हिलाता रहा, इसके अंदर वैल्यूज चेंज होती रही, तो ऑब्वियसली इसके अंदर तुम्हें एक इंडक्टेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? मतलब इसके अंदर कुछ कह रहे हो? हेलो, ठीक है। तो इसके कारण अगर इसमें कोई इंडक्टेंस क्रिएट होने लग जाए, एल तो नहीं बोलूंगा इसको, अब की बार एम बोलूंगा क्योंकि ये म्यूचुअल वाला है, एल तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए बोला जाता था। अगर इसने इसके अंदर इसके रेट ऑफ इसके फ्लक्स के चेंज के कारण अगर इसमें कोई करंट जनरेट होता है, देन उसको बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो मान लेते हैं इसका जो फाई है, ठीक है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं। 2 के कारण 1 पे जो फाई जितना है उसी के हिसाब से ये चेंज करेगा इसमें करंट। तो मैं बोल सकता हूँ फाई 2 1 इज इक्वल टू एम ऑफ 2 1 इंटू आई 1। बस ये कॉन्स्टेंट लगा और यही कॉन्स्टेंट तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली फिनोमिना किसी एक में चेंज कर रहे हो, दूसरे में उसके कारण चेंज क्रिएट हो रहा है, उस चेंज के कारण इसमें करंट बनना स्टार्ट, खत्म। ओके, नहीं मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए कराई थी। बस अगर कभी पूछ ले बाई चांस की एप्लीकेशंस का कोई एग्जांपल, तब तो तुम लिख सकते हो कि चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग में यूज किया जा सकता है इंडक्शन कॉइल्स का, बस। एक्सप्लेन कभी भी नहीं करने बोलेंगे कि कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चंस वगैरह ढूंढो यार, तुम क्वेश्चंस लगाओ, तुम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं लगाए अभी बिल्कुल, वो जरूरी है। चैप्टर तो फिर भी पढ़ लिए, रिवीजन भी मान लोगे तो काफी काफी कुछ समझ भी आ रहा होगा। थ्योरी लिखी है तुम्हारे पास, क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा। एडी इज करेक्ट। ओके, अच्छा कंसिडर करो कि ये एक मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक सरफेस, ठीक है। इस मेटेलिक सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इस मेटेलिक सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो अगर इसके नीचे मैं एक कॉइल लगा रहा हूँ जिसमें बहुत तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो उसके कारण इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ऐसे रोटेट रोटेट करने लगेंगे बहुत तेज स्पीड से। क्या है बात?
दिमाग में आ रही है? मतलब तुम इसमें से बहुत तेज जनरेट करो। देखो इसकी डेफिनेशन लिखी है तुम लोगों ने, एक बार रीड आउट करना। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं इसके आसपास कोई ऐसी फ्लक्स लगा देता हूँ जिसमें करंट जो है वेरी बहुत तेज स्पीड से वेरी करता है, तो उसके कारण इस पे बहुत तगड़ा ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। पर वो ईएमएफ ऐसे हमें दिखेगा नहीं क्योंकि क्लोज लूप की तरह जनरेट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बैठे हैं ना, वो उस ईएमएफ के कारण गोल गोल घूमने लगेंगे और बहुत फास्ट घूमने लगेंगे, और इसी करंट को हम एडीज करंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी तक हमने ना करंट को ऐसे सर्किट में घूमते देखा था, पर अब जो करंट है वो उस सरफेस के अंदर ही घूमना स्टार्ट कर देता है। और भाई इसमें कई बार बहुत जबरदस्त फ्रिक्शन वगैरह जो इसके कारण, इसके इसके ऊपर अगर तुमने कोई कंटेनर रख दिया तो इसके कारण वो कंटेनर के इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट कर देंगे बहुत तेज। मतलब ये अगर ये कंटेनर ही है तो ये हीट अप भी करने लग जाएगा तगड़ी तरीके से। और बताया था इंडक्शन कुकर्स में यही होता है कि जो नीचे इंडक्शन कॉइल्स होती हैं उसके ऊपर तुम टच भी करोगे तो भी गर्म नहीं होती। रीज़न क्या है कि वो सिर्फ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कर रही है बहुत तगड़े वाले, और इससे उसके ऊपर रखा हुआ जो कांटेक्ट में मेटालिक चीज है उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज ऐसे गोल घूम रहे हैं और बहुत जबरदस्त बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण जबरदस्त फ्रिक्शनल फोर्स रिलीज हो रहा है हीट के फॉर्म में। फ्रिक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है और वही हीट तुम्हारे खाने को गर्म कर देती है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ये है कि अगर तुम इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं करोगे ना तो ये चीज नहीं जनरेट होगी। अगर ये कांस्टेंट है तो एक बार बताओ यार, इसमें कांस्टेंट है तो इसके ऊपर ईएमएफ जैसी कोई चीज तो बनेगी ही नहीं ना। कांस्टेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं होगा। अगर तुम्हें कांस्टेंट इसको रखना है ना तो तुम्हें एसी सप्लाई देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब तुम एसी चैप्टर पढ़ चुके हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एसी सप्लाई देते ही पूरे टाइम तुम्हारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, समझ रहे हो, इसके अंदर नीचे जो कॉइल रखी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज ही हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज तो रुक ही नहीं रहा, समझे। तो बस, तो अगर तुम्हें कांस्टेंट करना है तो ये कर दो। बाकी अगर तुम डीसी लगा रहे हो तो सिर्फ तब तब दिखाई देगा जब जब तुम इस चीज का चेंज क्रिएट कर रहे होगे वहां पे। इसीलिए एडी करंट तुम्हें हर जगह नहीं दिखेगा, किसी बैटरी से चला रहे हो। एडी करंट तुम्हें शायद बैटरी से तब दिखे जब जस्ट बैटरी के साथ तुमने कनेक्ट किया, क्योंकि जब कनेक्ट किया होगा तब करंट एक बार के लिए बढ़ेगा ना। पहले तो फ्लो कर ही नहीं रहा था, बैटरी से कनेक्ट किया, अब करंट बढ़ेगा। तो बहुत मिली सेकेंड्स में करंट स्टेबल हो जाता है। अगर तुम्हारा करंट स्टेबल है तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें आईडी करंट नहीं दिखेगा, पर जब तक स्टेबल नहीं है तब तक आईडी करंट दिखेगा। बिल्कुल वर्लपूल, वही ना, वर्लपूल की तरह बिहेवियर हो गया, और क्या। एडी करंट के ना तुमको वो मिल सकते हैं, एनिमेशंस मिल सकते हैं, मैंने देखे नहीं कभी बट आई थिंक एनिमेशंस मिल सकते हैं इसके। और कुछ पूछना है? यामिनी तुम्हें कुछ पूछना है अभी? खुशी साहू? यार पढ़ो यार, तुम्हारे पास तो फिर भी इतना टाइम है फिर भी नहीं कर पा रहे हो। आजकल किस चीज का प्रेशर है तुम लोगों पे, अभी तो एग्जाम भी स्टार्ट नहीं हुए। हाँ, बोलो। प्रोजेक्ट्स कह रहे हो कि? अच्छा, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स में तुम लोगों को कहाँ है यार, तुम अभी मेरे को हंसी आती है कि तुम लोगों वाले प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तुम्हें सिर्फ चीज़ों को लिखना होता है। असली काम है तुम्हें सिर्फ लिखना है।
अच्छा यार तुम ये सोचो, 15 पेज टाइप करना मुश्किल होता होगा या 15 पेज लिखना मुश्किल होता होगा? फिर तो ज्यादा टाइम दो ना, अगर कोई बंदा पीछे होता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज है, ज्यादा तेज भागना पड़ेगा। ज्यादा टाइम दो, खत्म। अरे यार देखो, हो जाता है। हाँ कर लो यार प्लीज, देखो अभी तुम लोगों को लग रहा है यार ये ठीक है हो जाएगा, अभी बोल रहे हो भैया, तो क्या भैया पीछे पड़ जाते हो, वो तुम्हें लग रहा होगा, पर टाइम पे लगेगा जब पेपर आने वाले होंगे ना यार। 2-4 घंटा ज्यादा पढ़ लिया होता ना, तो सब कुछ लाइन पे चल रहा होता। क्योंकि अभी एक एक घंटा भी पीछे हो गए ना, तो तुम्हारे पास एक टाइम पे 24 घंटा 25 घंटा पीछे हो जाओगे। तब असर दिखता है और फाइनली फील होता है। अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी सर पे पेपर नहीं है। चलो करो, और हाँ क्वेश्चंस क्वेश्चंस जरूर लगाओ, वरना तुम्हें अंदाजा ही नहीं लगेगा। पेपर में बोल रहा होगा, तुमको आती होगी वो चीजें, तुमसे डेरिवेशन भी सेम टू सेम करवाना चाहेगा ना, तुमको आती होगी जो डेरिवेशन, बट लैंग्वेज पढ़ के नहीं पता चलेगा कि वही डेरिवेशन बोल रहा है। कई सारी बार तुम्हें क्वेश्चंस आते होंगे, बट तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि वो यही बोल रहा है। हम्म। देखो एक बहुत सिंपल आइडिया देता हूँ तुम्हें। माय सीबीएसई गाइड तुम लोगों ने सुना होगा, वेबसाइट। तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर का नाम और ये माय सीबीएसई गाइड डालो, ठीक है? या फिर तुम यही काम बायजूस में भी कर सकते हो, बायजूस है कि कौन सा है, उसमें तुम्हें स्टार्टिंग में माय सीबीएसई गाइड, खासकर जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, नहीं नहीं हाँ वेदांतु, वेदांतु ये नहीं यार, वेदांतु, वेदांतु वाला बेस्ट था। मैंने चेकआउट किया था, तो वेदांतु में तुम जैसे डालो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेदांतु, तुम्हारे को पहला लिंक मिलेगा और एक पीडीएफ होगी। वो पीडीएफ में तुमको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन सब मिलेंगे। मैंने चेकआउट किया था, वो बहुत बढ़िया कलेक्शन है। मतलब मुझे जैसा कभी मैं सोचता हूँ ना कि मुझे पेपर बनाना है, इस टॉपिक का ऐसा क्वेश्चन भी डाल दूं, ऐसा क्वेश्चन भी ढूंढ लूं, इसमें सीधा सीधा पूरा पूरा मिल जाता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें से क्वेश्चंस लगा लो, सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे तुमको पूरा पूरा मॉडल पेपर की तरह, ठीक है? तो एक तरीका है, अगर तुम्हारे पास मॉडल पेपर है तो दैट्स वेरी बैड, सॉरी वेरी गुड, बट नहीं है या फिर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ से कर सकते हो, सॉल्व क्वेश्चन इसमें भी मिल जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सफिशिएंट, फिजिक्स के केस में तो खासकर। बोलो। डेरिवेशंस यार तुम्हें एक्चुअली इसीलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि क्या दें अब वो डेरिवेशन में, क्योंकि वो चीज तो कंसीडर कर लेते हैं कि चैप्टर वाले बच्चों ने पढ़ ही लिया होगा। डेरिवेशन में क्वेश्चन, डेरिवेशन का ना क्वेश्चन बना के कम डालते हैं, क्योंकि फिर उन्हें लगता है यार ये तो सीधा सीधा है ना, डिराइव दिस दिस दिस, ये तो चैप्टर के अंदर क्लियरली लिखा ही है, तो वो क्वेश्चन का फॉर्म नहीं देते उसको। ये तुमको थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेगा, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे तो वो भी एग्जाम मतलब थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट में देंगे। तो ऐसा कर सकते हो तुम, अगर कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको रिवाइज कर लिया, एक बार इसके क्वेश्चंस को थ्रू कर लो, ठीक है? और कोई एक्स्ट्रा बुक है तो बेटर है, कर लो उससे, पर लगाओ जरूर, यही रिवीजन का टाइम है। और कुछ नहीं पूछना तो फिर आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। चलो फिर गुड नाइट।